सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे मजदूरी का अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धांत। तो मजदूरी का पहले हम जानते हैं अर्थ। तो श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, अतः राष्ट्रीय उत्पादन में से श्रमिकों को उनके श्रम के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे मजदूरी कहते हैं। अर्थशास्त्र में श्रमिकों के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वाले सभी को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल ने जो परिभाषा दी है उसे देखते हैं। श्रम के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा मजदूरी की परिभाषा में कि श्रम के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी है। प्रोफेसर जीट उनके अनुसार मजदूरी शब्द का प्रयोग साहसी द्वारा किए गए किराए पर रखे गए श्रम की कीमत के लिए किया जाता है। क्या कहा प्रोफेसर जीट ने? मजदूरी शब्द का प्रयोग साहसी द्वारा किराए पर रखे गए श्रम की कीमत के लिए किया जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर टॉसिंग ने क्या कहा? किसी सेवा योजक के द्वारा निर्धारित राशियों का भुगतान मजदूरी होता है। इसी संबंध में मजदूरी की परिभाषा के संबंध में ही प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा? मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मजदूरी के अंतर्गत सभी प्रकार के भुगतान जो कि श्रमिकों को उनके उत्पादन में योगदान के बदले में दिए जाते हैं मजदूरी कहलाते हैं। अब मजदूरी दो प्रकार की होती है, एक होती है मौद्रिक मजदूरी तथा दूसरी होती है वास्तविक मजदूरी। तो श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी को दो प्रकार से नापा जाता है। पहले आती है मौद्रिक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी श्रमिक को उसके श्रम के बदले में जो मुद्रा पारिश्रमिक के रूप में दी जाती है उसे नगद मजदूरी कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर के कारखाने में लगे मजदूर को 800 रुपए प्रति माह नगद मिलते हैं, तो यह उसकी नगद मजदूरी हुई। मजदूर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करने के लिए नगद मजदूरी लेना पसंद करते हैं। मौद्रिक मजदूरी समझ में आप लोगों को आया होगा कि मौद्रिक मजदूरी वह होती है जो श्रमिक मुद्रा के रूप में ले लेता है। अगली जो मजदूरी आती है जिसको हम कहेंगे वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी क्या होती है आइए जाने। मुद्रा प्राप्ति ही मजदूर का लक्ष्य नहीं है, वरन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा से खरीदकर आवश्यकताओं की संतुष्टि उसका अंतिम लक्ष्य होता है। अतः वह मजदूरी तय करते समय यह देखता है कि प्रचलित कीमतों पर उसे कितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं मिल सकती। अतः श्रमिक को नगद धनराशि के साथ साथ जो सेवाएं जैसे मकान, चिकित्सा भत्ता, कपड़े, शिक्षा सुविधाएं आदि प्राप्त होती है को मिलाकर असल मजदूरी कहा जाता है। तो वास्तविक मजदूरी में क्या है कि जो मजदूर जो कार्य करता है तो उसके कार्य के बदले में उसे मुद्रा भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं और अन्य सुविधाएं जैसे मकान है, चिकित्सा भत्ता है, कपड़े हैं, तो ये सब चीजें उसे अगर प्राप्त होती है तो हम उसे वास्तविक मजदूरी कहते हैं। अब मजदूरी के सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं या मजदूरी के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला इसका आता है मजदूरी के सिद्धांत का मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक 18वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रकृतिवादी थे। जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर लसेन ने इसे मजदूरी का लौह सिद्धांत कहकर पुकारा है। कार्ल मार्क्स ने इसे शोषण का सिद्धांत कहा और इसे मजदूरी को का प्राकृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह मजदूरी के कौन कौन से नाम हैं कि प्रकृति मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, लौह सिद्धांत भी माना जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक दशा में मजदूरी की दर मुद्रा की उस मात्रा के बराबर
होने की प्रवृत्ति रखती है, जो कि श्रमिक को जीवन निर्वाह या जीवित रहने के लिए पर्याप्त होती है। यदि श्रमिक को मजदूरी जीवन निर्वाह से अधिक दी जाती है तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे कि श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप मजदूरी की दर गिरकर जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। यदि मजदूर को मजदूरी जीवन निर्वाह से कम मिलती है, अधिक मिलती है, तो जनसंख्या बढ़ जाती है और मजदूरी की दर नीचे गिरकर आ जाती है। और यदि जीवन निर्वाह से कम उसे मजदूरी मिलती है तो श्रमिक शादी नहीं करेंगे या उनकी मृत्यु दर में वृद्धि होने से उनकी पूर्ति कम होगी। अतः कुछ समय के बाद मजदूरी पुनः जीवन निर्वाह के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक दशा में दीर्घकाल में मजदूरी जीवन स्तर के बराबर ही होती है। अगला जो मजदूरी के सिद्धांत का अगला जो सिद्धांत कौन सा है, वह है मजदूरी कोष सिद्धांत। इस सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। रिकार्डो और माल्थस ने इसका समर्थन किया, परंतु जे.एस. मिल ने इस सिद्धांत को पूर्णता तक पहुंचाया है। प्रोफेसर मिल का कहना है कि मजदूरी जनसंख्या और पूंजी के अनुपात द्वारा निर्धारित होती। यहाँ जनसंख्या का अर्थ देश के काम चाहने वाले श्रमिकों से है तथा पूंजी का अर्थ उस धन राशि से है जिसे उद्यमी श्रमिकों को देने के लिए निर्धारित कर देते हैं। इसे मजदूरी कोष कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण काम चाहने वाले श्रमिकों की संख्या एवं मजदूरी कोष के अनुपात के आधार पर तय होती है। चूंकि समय विशेष में मजदूरी कोष स्थिर रहता है, अतः श्रमिकों की संख्या जितनी अधिक होती है मजदूरी दर उतनी ही कम होती है। इसके विपरीत मजदूरों की पूर्ति कम होने पर मजदूरी दर अधिक होती है। अगला जो सिद्धांत आता है मजदूरी का, वह है अवशिष्ट या अवशेष अधिकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर वाकर है। इस सिद्धांत के अनुसार भूमि, पूंजी और साहसी को मिलने वाला लगान, ब्याज और लाभ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित होता है, परंतु मजदूरी निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। अतः कुल उत्पादन में से लगान, ब्याज और लाभ के घटाने पर जो शेष बचता है वही मजदूरी है। संक्षिप्त में मजदूरी बराबर कुल उत्पादन माइनस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ होता है। अब मजदूरी का जो अगला सिद्धांत आता है, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जो चौथे नंबर का है। यह वितरण का एक सामान्य सिद्धांत है जिसके द्वारा उत्पादन के सभी साधनों का पुरस्कार निर्धारित किया जाता है। मजदूरी निर्धारण में इसका प्रयोग किए जाने से इसे मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी दीर्घकाल में सीमांत उत्पादन अर्थात सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। किसी उद्योग में एक अतिरिक्त श्रम की इकाई लगाने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत उत्पादकता कहते हैं। जब उद्योगपति उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर श्रम की एक इकाई को बढ़ाता है तो उत्पादन ह्रास नियम लागू होने से उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। अतः पूंजीपति श्रम की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग उस बिंदु तक ही करता है जहां एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत आधी मजदूरी के रूप में दी जाने वाली राशि के बराबर होती है। अब अगला जो सिद्धांत आता है मजदूरी का आधुनिक या मांग एवं पूर्ति सिद्धांत। मजदूरी निर्धारण के अब तक के सभी सिद्धांत दोषपूर्ण है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन सिद्धांतों को अस्वीकार करके मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत को मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिक की सेवाओं का मूल्य है, अतः वह भी एक वस्तु की मूल्य की तरह मांग एवं पूर्ति के सामान्य सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी उद्योग में मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग तथा उसकी पूर्ति बराबर
होती है। अब आइए हम देखते हैं जो जितना हम अध्ययन किया है इसका निष्कर्ष क्या होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में श्रमिकों के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वाले सभी को सम्मिलित किया जाता है। श्रम के प्रयोग के बदले में किया गया भुगतान मजदूरी कहलाती है। श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी को दो प्रकार से देखा गया है। पहली है मौद्रिक मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी, है ना। इन मतलब श्रमिक को जो राशि दी जाती है उसको दो रूपों में मापते हैं। पहली है मौद्रिक मजदूरी और दूसरी होती है वास्तविक मजदूरी। ये इसके माप है। अब मजदूरी के सिद्धांत कौन कौन से रहे हैं या कौन कौन से हैं? तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत पहला है, दूसरा है मजदूरी का कोष सिद्धांत, तीसरा है अवशिष्ट या अवशेष अधिकार सिद्धांत, चौथा है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, पांचवा है मजदूरी का आधुनिक या मांग पूर्ति सिद्धांत। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद।